हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आपने देख ही लिया बोर्ड पर, हम पढ़ेंगे आज हिंदी में गद्य खंड, और गद्य खंड में है हमारा पाठ 13 मानवी करुणा की दिव्य चमक। ये हमारे पाठ का नाम है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे फ्रेंड कि ये पाठ लिखा किसने। तो ये लिखा है फ्रेंड, देखिए किसने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। किसने? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसके लेखक हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि हम हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा क्या जानते हैं, पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लेखक के बारे में ही पढ़ते हैं। भाई जब हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ के बारे में किसी की कहानी पढ़ेंगे, तो उस लेखक के बारे में भी हमें पढ़ना है। और ये लेखक तो ऐसे हैं कि इनका एक नाटक है बहुत अच्छा, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये भी कहाँ के हैं? भाई उत्तर प्रदेश के ही हैं। उत्तर प्रदेश बहुत महान है। तो इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। वे अध्यापक भी रहे, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक भी रहे। दिनमान में उप संपादक रहे और पराग के संपादक भी रहे। ये सारे पत्रों के नाम हैं जिनमें इन्होंने संपादक का काम भी किया था। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया था। तो इनका देखो जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1927 में। आपको ध्यान रखना है। और कहाँ हुआ था? जिला बस्ती कहाँ है? बस्ती उत्तर प्रदेश में, बस्ती और यूपी में। ठीक है, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका क्या हुआ था? ये जन्म की डेट याद रखनी है आपको फ्रेंड। और फिर इनकी मृत्यु क्या हुआ था? मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 1983 में, यानी कि 1983 में ये इनकी मृत्यु हुई थी। और आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, कोई बीमार नहीं हुए थे, अचानक से इनकी डेथ हो गई थी। और ये जो लेखक थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अर्थात इनमें बहुत सारी प्रतिभाएं थी, बहुत सारे टैलेंट इनके अंदर थे। वे कवि भी थे, कहानीकार भी थे, अर्थात कविताएं भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे, उपन्यास भी उन्होंने लिखे, बहुत अच्छे अच्छे निबंध भी लिखे और नाटक भी लिखे। इतने अच्छे, यानी कि कविताएँ भी, कहानी भी, निबंध भी, नाटक भी, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखी। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियाँ हैं। अब देखिए सर्वेश्वर दयाल जी की प्रमुख कृतियाँ जो उन्होंने लिखा वो कौन कौन सी हैं जो बहुत फेमस है, उनके नाम हम यहाँ पे बता रहे हैं। एक है काठ की घंटियाँ, दूसरा है कुआनो नदी। बहुत बार भी एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये मैंने बताया कि जब आप 12th के बाद में आगे क्लासेस में जब आप स्टडी करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तब ये पूछा जाता है। जंगल का दर्द इनकी एक और रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग, ये कविता संग्रह है। कौन सा? खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह एक इनकी पूरी बुक है ये, उसमें ही इनकी बहुत सारी कविताएँ हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। तो ये जो सोया हुआ जल है, ये क्या है? इनका उपन्यास है। और लड़ाई इनका कहानी संग्रह है। जैसे खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह है, खूंटियों पर टंगे लोग में उनकी सारी कविताएं लिखी हुई हैं। और क्या है? लड़ाई जो है वो कहानी संग्रह। जितनी भी कहानी लिखी उन्होंने एक बुक बनाई। जैसे हमारे पास क्षितिज बुक है, तो ऐसे इनकी एक पूरी बुक है, संग्रह है पूरा, उसी के अंदर उनकी पूरी कहानियाँ हैं। बकरी इनका नाटक है। भौं भौं खों खों, बतूता का जूता, नाक की लाख की नाक, ये बाल साहित्य। भौं भौं खों खों, देखो नाटक कौन सा है? बकरी नाटक। कौन सा इनका नाटक है? बहुत फेमस नाटक है फ्रेंड। चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इनका एक बहुत फेमस नाटक है। कौन सा? आपको ध्यान रखना है, बकरी। क्या? बकरी बहुत फेमस नाटक। आज बकरी नाटक के बारे में भी जानेंगे, इसमें आखिर है क्या, ताकि आपको याद रहे। ठीक है। और ये भौं भौं खों खों और बतूता का जूता, ये इनका क्या है? बाल साहित्य, यानी कि बच्चों के लिए लिखी हुई इनकी ये रचनाएं हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है, जो उन्होंने लेख लिखे। अब लेख क्या होते हैं स्टूडेंट? किसी भी विषय को लेकर हम जब अपने विचार व्यक्त करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसके बारे में पूरी जो जानकारी होती है किसी भी टॉपिक पर जब हम लिखते हैं, है ना। जैसे सपोज एजुकेशन पर लिख दिया, या फिर किसी और विषय पे, टेक्नोलॉजी पर लिख दिया, तो वो सारे उनके जो लेख हैं वो क्या है? खूंटियों पर टंगे लोग, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। चर्चे और चरखे उनके
इस तरह के लेखों का संग्रह है। कान्हो नदी जो कविता संग्रह है उसका क्या नाम था, खूंटियों पर टंगे लोग। और बताइए कहानी संग्रह का क्या नाम था, लड़ाई। तो आपने देखा अलग अलग हैं जो लेख हैं, उसमें क्या था, ये खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और जो खूंटियों पर टंगे लोग हैं वो क्या है, इनका कविता संग्रह है, उस पर तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। चरखे में उन्होंने क्या किया है, चर्चे और चरखे में उन्होंने अपने लेखों का संग्रह किया है ना। एक सारे जितने भी लेख हैं उनके चरखे और चरखे नामक बुक है, उसमें उनके सारे लेख आपको मिल जाएंगे। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखकों के रूप में की जाती है। देखिए हम लोग क्या हैं, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, ना हम इतने अमीर हैं और ना इतने गरीब हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है। तो यानी कि बीच के जो लोग होते हैं, मिड वाले जो मध्यम वर्गीय कहलाते हैं। ठीक है। एक लोअर क्लास, एक हाई क्लास और जो बीच के होते हैं वो है ना, तो क्या कहलाएंगे, मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में इनकी पहचान है। अर्थात ये खुद भी मध्यम वर्गीय रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि मध्यम वर्गीय लोग जो होते हैं उनकी आकांक्षा, उनकी इच्छाएं क्या होती हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, कैसे रहना चाहते हैं, उनके मन में क्या क्या इच्छाएँ उत्कंठाएँ रहती हैं। तो ये सब के इन सब को ही उन्होंने अपनी जो रचनाएँ हैं उनके माध्यम से व्यक्त किया कि एक मध्यम वर्गीय मनुष्य जो व्यक्ति है वो क्या क्या सोचता है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में इनकी पहचान है, इसलिए इनको ये भी कहा जाता है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। अब मध्यम वर्गीय जो मनुष्य है ना, वो किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसकी कौन कौन सी इच्छाएं रहती हैं, कौन कौन से सपने वो देखता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए कौन कौन से संघर्ष वो करता है। इसी संघर्ष के कारण है ना वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो जो उच्च वर्गीय लोग होते हैं उसका शोषण भी कर लेते हैं, तो वो क्या है, मध्यम वर्गीय लोग शोषण का भी शिकार होते हैं। और इस वजह से अगर उनका शोषण होगा तो वो हताश हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, यानी कि बहुत दुखी होने लगते हैं। और कभी कभी तो इतने अवसादग्रस्त हो जाते हैं, इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि भाई वो आगे बढ़ने की इच्छा ही उनकी खत्म हो जाती है। तो इन सारी समस्याओं के बारे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी रचनाओं में लिखा है। ठीक है, ये कहने का मतलब है सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। अब देखिए दिनमान जो पत्र था, जो न्यूज़पेपर था, उसमें भी वो जो चर्चे और चरखे में लेख लिखते थे ना, उसमें भी वो छपता था दिनमान पत्र में, और सब उनके लेखों को पढ़ते थे, कहते भाई ये तो किसी से डरता नहीं है, बेबाक अपनी राय देता है। अगर उनको लगता था कि एजुकेशन सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी चीज़ में, किसी परंपरा में, किसी बिहार जैसे कोई समाज में कितनी सारी समस्या होती, उन समस्याओं के बारे में उनको जो भी लगता था वो बस लिख दिया करते थे। वो ये चिंता नहीं करते थे लोग क्या कहेंगे या फिर मुझे कुछ बुरा भला कहा जाएगा, लोग मुझ पे उंगली उठाएंगे, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी डर नहीं था। वो बेबाक सच कहते थे, जो सच था उसको लिख दिया करते थे, कह दिया करते थे। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो लिख तो रहे हैं और वो फिर इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो कि भाई लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कुछ ऐसा हुआ हो। तो ऐसा नहीं था कि वो सहज रूप से अपनी बात कहते थे, कटाक्ष नहीं करते थे किसी को, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, हार्श शब्दों का, जिससे कि उन लोगों को दिक्कत हो जाए या फिर लोग उन पर ऑब्जेक्शन करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। बस लेखक की यही क्वालिटी होती है। तो मैंने आपसे जैसे कि कहा था, उनका एक नाटक है बकरी नाटक, बहुत ही फेमस है। इस नाटक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये जो नाटक था इसमें क्या है कि यह नाटक इन्होंने लिखा था कि हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। तलछट कहते हैं नीचे जमी हुई, जैसे आपने तालाब देखा होगा, तालाब में जो नीचे दिखता है ना, नीचे की उसकी जड़, उसकी कहना चाहिए कि उसकी जो सबसे नीचे का हिस्सा जो दिखता है उसको तलछट कहते हैं। तो जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई, अब जैसे जैसे समय बीतते गया, स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो वैसे वैसे वो गहराई और बढ़ती गई, अर्थात लोगों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो इच्छा थी वो और अधिक बढ़ती गई। देखिए, और बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा हुआ पहला नाटक है ना, जबकि प्रकाशन के हिसाब से यह दूसरा नाटक है। और
पहला नाटक है इनका ये, लिखा इन्होंने सबसे पहले था, लेकिन जब प्रकाशित हुआ ना तो सबसे पहले बकरी प्रकाशित नहीं हुआ। कौन सा हो गया? लड़ाई इनकी पहला नाटक, जो लड़ाई नाम का नाटक है वो पहले प्रकाशित हो गया। लिखा इन्होंने बकरी था, लेकिन प्रकाशित पहले कौन सा हुआ? लड़ाई हुआ। तो और बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1974। कितना? 1974, ठीक है। 1974 में त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली की उद्यान रंगशाला में हुआ था। इसका जो प्रकाशन हुआ था, इसको नाटक को रचा गया, खेला गया, तो कहाँ हुआ था ये? 13 जुलाई 1974 को। जुलाई में डेट भी है इसकी, कौन सी है? 13 जुलाई लिख देते हैं। चलो यहाँ पर 13 जुलाई, ये तब यहाँ पर इसको यहाँ पर प्रकाशित किया गया रंगशाला में, दिल्ली में। जैसे पहले क्या होता था, रंगमंच हुआ करते थे, ऐसे स्टेज कहते हैं ना, फेमस हो जाते हैं स्टेज, और जैसे जगह जगह बने रहते, तो उसी स्टेज पर आए दिन प्रोग्राम होते थे। वहीं पर ये नाटक पहली बार प्रदर्शित किया, जो नाटक का मंचन हुआ था तो ये हुआ था। बकरी नाटक 1975 में आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। 1975 में देखो, आप देख रहे 1974 है ना, तो उससे तब हमारा जो देश था वो स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई, तो उसी को लेकर ये लिखा गया था। और 1975 में आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। आपातकाल हमारे देश में कब लगा था? 1975 में। और ये कब हुआ था? ये प्रकाशित हुआ 1974 में, 1 साल पहले हुआ था। बकरी नाटक में 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। इस नाटक में 2 अंक हैं। नाटक में क्या होता है? अंक होते हैं, पहला सीन, अंक क्या होते हैं? पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, ऐसे होते हैं ना। तो इस नाटक में केवल 2 ही अंक है, एक पहला सीन आएगा, उसके बाद दूसरा सीन आएगा, और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। प्रत्येक अंक में पहले सीन में 3 सीन आएंगे, आपके बीच में 3 अंक आएंगे, 3 सीन आएंगे, और दूसरे में भी 3 ही आएंगे। तो बकरी नाटक की विषय वस्तु क्या है देख लेते हैं। बकरी नाटक आपको याद रखना है। आप सोचेंगे बकरी पर भी कोई लिख सकता है क्या? लेकिन मैंने आपको बताया जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है वो ऐसे ही लिखते थे। नाटक का प्रकाशन देखिए क्या हुआ इसमें, ये नौटंकी शैली में इसमें हुआ था। नौटंकी जैसे पहले खेली जाती थी ना, कलाकार आप उसको प्रदर्शित करते थे रंगमंच पर, तो इसी तरह से इस नाटक में जनवादी, देखिए क्या था इसका विषय, गांधी जी के नाम पर सत्ता तो हथिया लेते थे, जो करते थे लोग उस समय पे, जो गांधी जी के फॉलोअर थे उनकी बात हो रही है, गांधी जी के नाम पर सत्ता हथिया लेते थे, लेकिन उनके सिद्धांतों को किस तरह मटियामेट कर देते, इसका वर्णन इस नाटक में है। ठीक है, क्या कि भाई लोग कहते थे हम तो गांधीवादी है, गांधी जी ने तो देश आज़ाद करा है, तो गांधी जी तो तब थे नहीं, उनको तो गोली मार दी गई थी उससे पहले ही। ठीक है, तो फिर लोग ऐसा करते थे उनके नाम पर, जैसे आप एक पूरा देख सकते हैं ना, जैसे होता है जो परिवारवाद जिसको कहते हैं, राजनीति में परिवारवाद चला रहा था, बस यहीं पर समझ लीजिए। तो ठीक है, इस तरह का वो कहते थे भाई सत्ता तो हथियार लेते, लेकिन उनके सिद्धांतों पर नहीं चलते थे जैसे वो काम करते थे। और इस नाटक में राजनीतिक नाटक है ये, इसमें गांधी जी के नाम एवं सिद्धांतों की आड़ में अपनी स्वार्थ पूर्ति करने वाले नेताओं की पोल खोलने का भरसक प्रयास किया गया है। जो नेता खुद को गांधीवादी कहते थे, हम तो गांधी के फॉलोअर हैं, उन्होंने सत्ता तो हथिया ली, राजनीति में तो आ गए, मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने वो वाले जो नियम थे, उनके सिद्धांत थे, उनका पालन नहीं किया। ऐसे ही उनकी पोल खोलने का भरसक प्रयास इस नाटक में किया गया है कि उस समय क्या क्या हो रहा था। ठीक है, और नाटक के पात्र क्या हैं, नट, नटी और भिस्ती, 3 लोग हैं इसके पात्र, नट, नटी और भिस्ती। नट कहते हैं जो नाच कर, वो पहले देखा आपने, रस्सी हो गई, रस्सी पर चढ़ के अपने कर्तव्य दिखाया करते थे, ऐसे ऐसे कर्तव्य दिखाते थे, उनको नट कहते हैं। और उनकी जो स्त्री होती है, उनकी पत्नी या फिर उन नट का काम करने वाली, जो इस तरह की कर्तव्य दिखाने वाली होती है, उसे नटी कहते हैं। भिस्ती कहते हैं जो पानी लेकर आता था। पहले क्या होता था, ये जगह जगह नल या ऐसे प्याऊ नहीं हुआ करते थे, तो वो क्या करता, भिस्ती उसके पास एक पीछे लगा हुआ वो होता था ट्यूब जैसे कहते हैं, ट्रक या उसकी ट्यूब होती ना अंदर, जिसमें एयर भरते, हवा भरते, जिससे टायर पंचर होता है तो आपने देखी होगी, तो उसमें पानी भर दिया, वो पानी पिलाता था। तो इस तरह से ये थे इसके पात्र। और कौन था इसका पात्र, दुर्जन सिंह, कर्म सिंह, सत्यवीर, ये तीनों धर्म शोषण नेतागिरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको बता दिया वहाँ पे भैया प्रधान, और जो भी मंत्री जो भी बनाया था वो बना दिया। और उसके अलावा फिर इस नाटक में क्या होता है देखिए, है ना,
भूमिका दृश्य में क्या होता है, देखिए सबसे पहला जो सीन आता है उसमें क्या होता है, गांव वासियों की दयनीय स्थिति और उनकी मजबूरियों का राजनेता किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं, यह इस नाटक की केंद्रीय कथा वस्तु है। कि जो लोग सत्ताधारी हैं, जो राजनीति में आ गए, जो नेता बन गए या फिर अधिकारी बन गए, वो लोग जो जनता है उसका किस तरह से शोषण करते हैं, ये इसकी कथा वस्तु है। अर्थात इसी पर ये नाटक लिखा, पूरा मंचन हुआ है, इसका लिखा गया है। इस नाटक के 3 डाकू तथा 1 सिपाही के साथ मिलकर गांव की एक गरीब औरत की बकरी हड़पने का प्रसंग है। अब इसमें क्या होते हैं, 2 सत्ताधारी लोग हैं, है ना, जैसे कहते हैं प्रभावशाली व्यक्ति, और एक सिपाही भी उनके साथ मिल गया, और गांव की किसी लेडीज़, किसी औरत की, बेचारी गरीब है, उसके पास बकरी है, टैक्स के नाम पर या किसी भी नाम पर उसकी बकरी को क्या करते हैं वो लोग हड़पने का प्रयास करते हैं। ठीक है। दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर गांव की भोली भाली जनता को लूटने की योजना भी बनाते हैं। इस तरह से पहले स्वतंत्रता के बाद में लोगों ने ना, इतने लोग इतने स्वार्थी हो गए थे, भूल गए थे कि हमें अपने देश के विकास के लिए क्या करना है, तो वो उस देश की जगह पर अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे थे, बस हम हो जाएं किसी तरह से जल्दी अमीर, और हम तो इसलिए इस वजह से दूसरों के बहुत ज़्यादा शोषण वो करते थे। और जिन लोगों के पास प्रभाव था वो तो और ज़्यादा किसी ना किसी तरह से, जिनके पास शक्ति थी वो और ज़्यादा इस तरह के काम करते थे। तो फिर क्या करते हैं वो, गांव की गरीब विपत्ति की बकरी को गांधी जी की बकरी बतलाकर जनता को धर्म की आड़ में लूटते हैं। कहते हैं ये बकरी जो है ना, ये गांधी जी की है, लाओ इसे हमें दे दो। इस तरह से धर्म की आड़ में डरा धमका के लोगों को कि तुम नहीं दोगी तो गलत हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। तो इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो लूटते थे। और सत्ता और भ्रष्टाचार का खुला नाच होता है। ठीक है, सत्ता और भ्रष्टाचार का खुला नाच होता है, यानी कि देखो जिन लोगों के पास शक्ति होती है, प्रभावशाली लोग होते हैं, वो किस तरह से अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो इस नाटक में दिखाया जाता है। और भोली भाली जनता उनके बिछाए माया जाल में फंसकर रह जाती है। अभी भी आपने देखा होगा, अभी भी ऐसे ही है कि अगर आप किसी परेशानी में पड़ जाओ और फिर थाने कचहरी के चक्कर लगाओ, कोर्ट कचहरी के लगाओ, या फिर कहीं पे भी, सब जगह उनकी सुनी जाएगी जिनके पास प्रभाव है, जिनके पास पैसा है। और जो लोग सच्चे हैं लेकिन गरीब हैं, उनके पास कोई उनका साथ देने वाला कोई ऐसा नेता और या कुछ ऐसा नहीं है, तो उनका कोई भी सुनता नहीं है कोई भी बात। ठीक है, अब इस तरह से ये हमारा जो नाटक है, तो इसमें पहला जो दृश्य होता है उसमें क्या होता है, एक भिस्ती मशक लादे हुए सड़क खींचता गा रहा है। ठीक है, गा रहा है। भिस्ती मैंने बताया था वो क्या करते थे, यहाँ कमर पर ना, और देखो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ कर देती हूँ एक छोटा सा भिस्ती, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से ना भिस्ती है, ये आप समझ लीजिए भिस्ती है। तो ये क्या कर रहा है, इसकी कमर पर, ठीक है, इसकी कमर पर क्या है, इसकी कमर पर एक ऐसे करके ट्यूब लदी होती थी, ट्यूब। अब वो ट्यूब में इसमें ना पानी होता था, ये पानी भरकर लाता था, जगह जगह राहगीरों को पानी देना। और कुछ लोग क्या करते थे, सेवा भाव से करते थे, लेकिन कुछ लोग दाम के लिए भी ऐसा करते थे। पानी भर के ला रहा था तो इसका भाई पानी यहाँ पे क्या हो रहा था, ये रिस रहा था सड़क को। ऐसा पहले नाटक है, पहला दृश्य है ये। ठीक है, तो पहले दृश्य में यही सब होता है। क्या होता है देखो कि एक भिस्ती मशक लादे हुए सड़क सींचता हुआ गा रहा है। अब सड़क सींचता हुआ क्या, इससे पानी टपक रहा था, सड़क पर ये चला जा रहा है। कौन, भिस्ती। फिर बकरी को क्या पता था कि मशक बन के रहेगी, मार के भी बुझाएगी तुम्हारी प्यास। अब बकरी को क्या पता था, क्या गा रहा था वो, कि भाई बकरी को मार के क्या होता था। अब देखो ये ट्यूब, मैंने कहा ट्रक की ट्यूब, तो ये जो मशक बनती थी वो जानवर की खाल से बनती थी। कहते जानवर की खाल से बना दी जाती थी, उसमें पानी बहुत देर तक टिकता था, रिश्ता नहीं था। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है कि बकरी को क्या पता है कि वो बकरी मारी जाएगी और उसकी खाल से क्या बनेगी, मशक बनी जाएगी और लोगों की प्यास बुझाने का काम होगा। दुर्जन सिंह, होश में आओ दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी है। इस तरह से देखिए पहले सीन में ये है। अब ये पूरा नाटक है जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, तो आप समझ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग नाटक होगा ये। और अगर आपको ये पढ़ना है तो पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि लिटरेचर में अगर कोई ऐसी, हमें किसी भी एक तो हम पढ़ लें ना, किसी भी राइटर की, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी एक तो कहानी या लेख या उपन्यास या कविता हम पढ़ते हैं, एक और हमें पढ़ लेना चाहिए। तो बकरी नाटक इसलिए मैंने अब अधूरा छोड़ दिया है क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। अगर मैं आपको अभी बता देती ना तो आप क्या करते, दोबारा से उस बकरी नाटक को पढ़ते ही नहीं।
पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से भी हमारी स्मरण क्षमता बढ़ती है, ठीक है, हमारी याददाश्त बढ़ती है। और जो हम जिस चीज़ को हम इंटरेस्ट पढ़ते हैं, आप देखिएगा जब इस बकरी नाटक को आप पढ़ेंगे ना, तो देख तो नहीं सकते ना, आपके पास कोई मूवी तो है नहीं, तो वो आपको याद ज़्यादा रहेगा। इसी तरह से अगर मैं मानवी करुणा की दिव्य चमक आपको पढ़ाती रहूँ ना, तो आप क्या करेंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा। और जब आप खुद सर्च करके पढ़ेंगे किसी चीज़ को, तो फिर आपको वो याद रहने वाला है। अब मैंने यहाँ पर आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया बकरी नाटक को लेकर। मैं आपसे पूछूंगी, जब भी स्कूल ओपन होंगे मैं आपसे बात करूंगी, पूछूंगी इस बकरी नाटक के बारे में किस किसने पढ़ा। और भाई हो सकता है कि इस बकरी नाटक को हमारे यहाँ जो एनुअल फंक्शन हो जाए या कुछ भी प्रोग्राम होगा स्कूल में, तो हम इसको हो सकता है इसका मंचन करें, ठीक है। अब आपके पास एक आइडिया ये भी आ गया क्रिएटिव होने का कि आप कोई प्रोग्राम अगर स्कूल में होता है तो आप क्या कर सकते हैं, उस नाटक का मंचन कर सकते हैं। कह सकते हैं भाई टीचर से कि हमें ये वाला नाटक क्या करना है, प्ले करना है, ये वाला रोल मुझे चाहिए, कौन आप अच्छे तरह से कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी एक राजनीति क्या होगा, राजनीतिक जो विषय होता है उसको उठाया गया है। अब हम करते क्या है, नाटक हो, कोई कहानी हो, कोई कविता हो, किस उद्देश्य से लिखता है लेखक, वो कोई भी लेखक इसी उद्देश्य से लिखता है कि वो कुछ मोरल वैल्यू, कुछ भी एक अच्छी बात, एक या दो है ना अच्छी बात लोगों को सिखा सके और इस समाज के लोगों की जो विचारधारा है उसको बदल सके। तो इसीलिए तो ये सारे लेख होते हैं। और हमारी विचारधारा कैसे बदलती है, हमारी, आपकी, हम सब की सामाजिक लोगों की विचारधारा कैसे बदलती है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना स्वयं कि हम कुछ और सोच रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं भाई ऐसा नहीं है, किसी के बारे में गलत या सही कुछ भी सोच रहे होते हैं, लेकिन किसी भी बात को लेकर हमारी कुछ अलग ही विचार हो सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हमारे विचार बदल जाते हैं, ठीक है। विचारों में इतनी ताकत होती है। इसीलिए हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हम कोई कहानी, नाटक, कविता पढ़ते हैं, वहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो देखते हैं कि ये बकरी नाटक से आप क्या सीखते हैं। और आगे स्टूडेंट हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, मानवी करुणा की दिव्य चमक, ये पाठ हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इसी पाठ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।